वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, सतनाम, जोहार, सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय। वाह साहब, मानवता चैनल देख रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश सिंह सतनामी। आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं उनका सभी का परिचय करा दूं। हमारे साथ कुटे साहब जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है कुटे साहब आज के इस प्रमुख कार्यक्रम में। हमारे साथ धनी प्रसाद निषाद जी जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत स्वागत करते हैं। पूजा कोमल जी जुड़ी हुई है, उनका भी स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। आज के इस महत्वपूर्ण विषय को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि सामाजिक क्रांति कैसे हो, सोशल रिवोल्यूशन कैसे हो। इस पर आज हम विस्तार से हमारे जो मेहमानों से बात करेंगे, क्योंकि सामाजिक क्रांति के बिना हमारे बहुसंख्यक समाज का भला नहीं हो सकता। ये इस ज्वलंत मुद्दे पर हम आज चर्चा करेंगे और हमारे मेहमानों से बारी बारी से इस विषय पर हम उनके विचार जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं सभी दर्शकों का स्वागत करते हुए हमारे जितने भी गेस्ट हैं उनसे हम बारी बारी से विस्तार से 45 मिनट हम आज के इस डिबेट में चर्चा करेंगे। वॉइस ऑफ मानवता चैनल में ये फेसबुक लाइव है और इस मंच में हम समय समय पर विभिन्न ज्वलंत मुद्दों को लेकर आपके सामने हाजिर होते रहते हैं और विभिन्न विद्वानों को भी बुला करके हम इसमें चर्चा करते हैं। तो आज का जो हमारा मुद्दा है, सामाजिक क्रांति कैसे हो, सोशल रिवोल्यूशन कैसे हो। तो इस पर मैं आज की इस परिचर्चा को शुरू करने से पहले जो सामाजिक चिंतक और लेखक हैं टी.आर. कोटे साहब को मैं आमंत्रित करता हूं कि आज के इस विषय पर बहुत लंबे समय से आप काम किए हैं। देश के विभिन्न कोने कोने पर कांशीराम जी के हम सफर साथी रहे हैं, फाउंडर के साथी रहे हैं। तो मैं आपसे चाहूंगा कि ये जो सोशल रिवोल्यूशन हो, सामाजिक क्रांति कैसे आगे बढ़ाई जा सकती है, कैसे हो सकता है, इस पर मैं आप प्रथम टिप्पणी आपसे लेना चाहूंगा। मैं मानवता चैनल के को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जो भी साथी इसमें भाग ले रहे हैं उन सबको मैं जय भीम कहते हुए मैं इस विषय के ऊपर चर्चा करना है, जो सामाजिक क्रांति कैसे शुरू हो। जी, एक शब्द है, इसमें सबसे बड़ी चीज है क्रांति क्या है। क्रांति शब्द आया, हमें क्रांति को समझना होगा। क्रांति का मतलब क्या होगा? क्रांति का मतलब ही होता है बदलाव। जी, जब क्रांति की बात चलिए, बोलता है हम क्रांति करना चाहिए। क्रांति क्या है? हम कुछ बदलाव चाहते हैं, चेंजेस चाहते हैं। तो किसमें से चेंजेस चाहते हैं कि जो व्यवस्था है वो व्यवस्था अगर वो हमारे हित पे नहीं है, क्योंकि जब भी क्रांति होता है तो दो वर्ग होता है। शोषक वर्ग, हमेशा क्रांति शोषक वर्ग के खिलाफत होता है, शोषितों के द्वारा। एक शोषक वर्ग होता है और दूसरा शोषित वर्ग होता है। तो शोषित वर्ग है जब अपने अधिकार के प्रति जागृत होता है तो भाई उनको हिस्सादारी मिलनी चाहिए, उनका वैल्यू मिलना चाहिए। तो ये क्रांति उससे शुरुआत होती है। सामाजिक क्रांति की बात करते हैं तो सामाजिक क्रांति भी इसी तरह का सोच प्रक्रिया है। सामाजिक क्रांति क्या है? इस देश में जो समाज व्यवस्था है वो मानवीय व्यवस्था नहीं है, वो अमानवीय व्यवस्था है। इसमें वर्ण है और जाति है। सवर्णों ने अपने लिए वर्ण व्यवस्था रखा और जो चतुर्थ श्रेणी में शूद्रों के लिए उन्होंने जाति व्यवस्था रखा। जाति व्यवस्था केवल शूद्रों के लिए है, वर्ण व्यवस्था सवर्णों के लिए है। वर्ण व्यवस्था में उनको अधिकार दिया गया है और शूद्रों को अधिकारहीन बना दिया गया है, उनको अधिकार नहीं दिया गया। तो ये जो शोषित वर्ग है यहाँ का, जो और शूद्रों की संख्या बहुत बड़ी संख्या, ये कमेरा वर्ग है। धन और धरती पैदा करने वाला ये कमेरा वर्ग है। जी, कल कारखाने मजदूर करने वाला, मेहनत मजदूर करना, शिल्पकारी करना, हर तरह का जो हस्तकला से अपने हाथ और मेहनत और मजदूरी के द्वारा धन पैदा करने का जो प्रक्रिया है, ये इस देश का कमेरा वर्ग करता है। और एक कमेरा वर्ग है, चतुर्थ श्रेणी में है, उसको शूद्र कहा गया है।
और शूद्रों से भी ज्यादा एक और वर्ग है जिनको बिल्कुल छूने से अछूत कहा गया, अनटचेबल कहा गया, उनको अति शूद्र कहा गया। लेकिन उनको शूद्रों और अति शूद्रों को हम दोनों को एक साथ लेके चलते हैं, तो इनको हम शूद्र में ही अति में है। कोई ज्यादा दुखी है, कोई कम दुखी है, लेकिन दुखी तो सब है। इस व्यवस्था में वैल्यू सिस्टम को कमजोर किया गया, मनुष्य का वैल्यू को गिराया गया। पूज्य विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीण, उन्होंने अपने ग्रंथों में लिख दिया कि ब्राह्मण विप्र है, वो चाहे वो गुणहीन हो, नालायक हो, बदमाश हो, गुंडा हो, बलात्कारी हो, जैसा भी हो, गुणहीन से हीन हो, फिर भी उसकी पूजा करो। और शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा, शूद्र कितना भी बड़ा विद्वान हो, फिर भी उसकी पूजा नहीं करनी। ये व्यवस्था है, ये अमानवीय व्यवस्था। एक को मुझे लगता है नेटवर्क के कारण खोटे साहब की आवाज नहीं आ रही है। हेलो, धनी प्रसाद जी, आप अपनी आवाज को म्यूट करें। पूजा कोमल जी स्क्रीन पे आए, अपनी आवाज को। चलिए जी धनी प्रसाद जी, मैं आपसे चाहूंगा कि खोटे साहब का डिस्कनेक्शन हमारे साथ, उनकी आवाज नहीं आ रही है। उससे पहले मैं आपको चाहूंगा कि जो सामाजिक, जी खोटे साहब आ गया, अपनी बात रखें। चलिए ठीक। मैं कह रहा था क्योंकि ये व्यवस्था ये बीच में क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया था जी, क्योंकि ये जो व्यवस्था है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, वैल्यू सिस्टम को गिरा रहा है। ये अमानवीय व्यवस्था है। हम मानवता चैनल से बात कर रहे हैं, इसीलिए अमानवीय व्यवस्था के खिलाफ हमें खुलकर बात करनी। ये समाज व्यवस्था के आधार पर और इसको लिखित सिस्टम में उनको, और लिखित में को उन्होंने शास्त्र कहा, और शास्त्र के ऊपर में चर्चा करने के लिए भी लोगों को मनाही किया गया। उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकते, उसमें लिख दिया। ये बहुत बड़ी विकराल समस्या है, बहुत ही बड़ी अमानवीय व्यवस्था है। आप बोल भी नहीं सकते, आपको डंडा भी पड़े आप रोओगे नहीं, चीख भी नहीं सकते। आप चीखना चिल्लाना चाहोगे, आपको डंडा पड़ रहा है तो चीखना और चिल्लाना भी चाहोगे तो चीखना और चिल्लाना भी मना है, क्योंकि वो आस्था को ले आएंगे। चीखना चिल्लाने के लिए वो आस्था को ले आएंगे। तो इस तरह की जो व्यवस्था अमानवीय व्यवस्था है, आज उस व्यवस्था को फिर से स्थापित करने की तैयारी चल रही है। देश आजाद हो गया, 1947 में आजाद हो। जी धनी प्रसाद जी, अपनी आवाज जी बार कट प्रॉब्लम रहा है। तो मेरा कहने का मतलब, इस विषय को मैं बहुत इंपॉर्टेंट विषय अपने रखा हुआ है। तो आज इस व्यवस्था को, इसी अमानवीय व्यवस्था को इतना प्रचारित किया जा रहा है, असत को सत्य साबित करने के लिए इतना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उसके लिए टीवी, सोशल मीडिया और भी जितने चैनल है और बाकी सरकारी तंत्र को उन्होंने ताकत लगा दिया। ईडी, सीबीआई, अगर किसी ने भी ऐसा कुछ बात करने का कोशिश किया तो उसके पीछे ईडी और सीबीआई लगा दिया। मैंने सरकारी तंत्र का भी दुरुपयोग हो रहा है, समाज को सताने के लिए पूरा भी। अभी तो इतनी विकराल समस्या बन गया है कि जो सामाजिक व्यवस्था इतना विकराल हो गया है कि आज इंसान में, मैं ये कहना चाहूंगा कि इंसान में इतना विभेद हो गया, इतना दुराव पैदा हो गया है कि हमें एक दूसरे पे विश्वास करना मुश्किल हो पा रहा है। अभी छत्तीसगढ़ में लोगों ने इसी व्यवस्था को दे करके नग्न प्रदर्शन किया।
आपको ये बहुत बड़ा सोचने का विषय है, चर्चा का जी। विषय बनना चाहिए। इंडिया नहीं, विश्व के स्तर पर चर्चा का विषय बनना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में नग्न प्रदर्शन किया लोगों ने, इसलिए कि जाति व्यवस्था से आज भी 70 साल में कानून तो बन गया। संविधान में आर्टिकल 19 में भले उसके कितने अमेंडमेंट हुए, आज एक्ट बन गया, अनटचेबिलिटी एक्ट तक कन्वर्ट हो गया, लेकिन एक्ट लागू, एक्ट नहीं, एक्शन में नहीं आया। आज भी 70 साल में एक एक्शन में नहीं आ पाया। आज भी जाति व्यवस्था का जो घिनौना स्तर है छत्तीसगढ़ में आज भी देखने को मिलेगा, और जिसके लिए लोगों ने, कुछ साथियों ने हिम्मत करके अपने उस समस्या को उभारने के लिए अपना कपड़ा खोल करके कपड़ों पे आ गए। ऐसे ही डंडा खा के कपड़े खोल घुमाया जाता है। ऐसे कई घटना आपको मिलेगा कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लेडीज को भी, पुरुष लेडीज को भी नग्न अवस्था में घुमाया गया, ऐसा घटना तो बहुत मिलता है। लेकिन लोगों ने इसीलिए कपड़ा खोल करके, अपना खुद नग्न हो करके कि भाई तुम्हारी व्यवस्था ही हमें नंगा कर रखा है, लो हम देखो तुमको हमें नंगा ही कर रहा हो तो हम सड़क पे आ जाओ। ये कितना बड़ा भयानक है, ये विश्व स्तर पर इसकी चर्चा होनी चाहिए कि इंडिया में आज भी ये घिनौना व्यवस्था, अमानवीय व्यवस्था, इसीलिए सामाजिक क्रांति की जरूरत। ये सामाजिक व्यवस्था के तहत इसको बर्बाद किया जा रहा है, सामाजिक व्यवस्था के तहत इसको दबाया जा रहा है। सिस्टम सत्ता का दुरुपयोग करके इस व्यवस्था को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि इस देश के मूल निवासी शूद्रों को सताया जा सके, उनको दबाया जा सके। जाति के कारण से आज हमें एक समाज दूसरे समाज से ऐसा व्यवहार करता है जैसे वो एक देश दूसरे देश का आदमी, एक जाति दूसरे जाति से ऐसा व्यवहार करता है जैसे वो इंडिया पाकिस्तान है। ये ऐसी हाल है। हमने दुश्मनी पैदा करने के लिए जाति पैदा किया गया। आज भी हम जाति को संकलन करके रखेंगे। हमें जाति से नुकसान है। शूद्रों में 6000 टुकड़ों में डाल दिया गया और छोटा बड़ा करके उनको डाल दिया। कोई थोड़ा सा ऊंचा है, कोई थोड़ा ऊंचा है, कौन कितना ऊंचा है, अभी उनकी ऊंचाई नापने लायक है। मैं तो कहता हूं नाप लो। लेकिन साथियों, उसके बावजूद भी ये विषय के ऊपर में हमें चर्चा करना चाहिए कि इस व्यवस्था को जब तक नेस्तनाबूद नहीं किया जाएगा, बदलाव नहीं आएगा, तब तक इंडिया में मानवता नामक चीज की बात करना, मानवता की बात करना, मैं कहता हूं ये जुर्म है, ये अपराध लगता है। मानवता का बात करना अपराध लगता है आज के तारीख जी। ये मैं कहना जी, बहुत शुक्रिया खुटे साहब। हम जी आपके पास हम फिर से लौटेंगे, तब तक मैं और हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेता हूं। धनी प्रसाद जी अपनी आवाज को म्यूट करें। हेलो सर, अपनी आवाज को म्यूट करें। धन्यवाद साहब। आज के इस वेबिनार में जी खुंडे साहब ने अभी अपनी बातें रखी है और बहुत विस्तार से संक्षिप्त में इस बात को उद्धृत किया है, और ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है। इस इशू पर हम और भी बीच में हम इसको विस्तार से इसको एपिसोड के रूप में चर्चा करने के लिए विशेष आमंत्रित विषय रखेंगे। मैं धनी प्रसाद जी से चाहूंगा कि अगला कमेंट के रूप में अपने विचार दें इस पर। धन्यवाद सर। आज के इस वेबिनार में उपस्थित हमारे सभी सम्मानित सत्कारयोग साथियों को मेरा जय भीम, जय भारत, जय संविधान। ये आज के वर्तमान सिचुएशन तो बहुत ही नाजुक है और इस समस्या से के लिए पहले हमें इस सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक समस्याओं को भी गहराई से अध्ययन करने की जरूरत, तभी हम इस सच्चाई को पूरी तरह समझ पाएंगे। हमारे माननीय टी.आर. खुंटे साहब ने ये कहा है कि क्रांति, वाकई क्रांति एक इंकलाब है, एक संपूर्ण परिवर्तन का रास्ता है। लेकिन क्रांति हमारे देश में क्यों नहीं होती है, बहुत बड़ा सवाल है। पूरे विश्व में जितनी क्रांतियां हुई हैं,
शोषितों ने किया, चाहे वो रसिया की 1905 की हो, 1917 की हो, जर्मनी की हो, चाइना की हो, या किसी भी विश्व की क्रांतियां हुई हैं और शोषितों ने किया। लेकिन भारत में क्रांतियां क्यों नहीं होती, ये बहुत समझने की हमें महापुरुष हमारे विद्वानों के लिए अहम रोल है। क्योंकि क्रांतियां वहां होती हैं जहां लोग एक्टिव होते हैं और उनके बीच उनको सुख सुविधाएं का उनको ज्ञान होता है और वो शोषक और शोषित के बीच के अंतर को समझते हैं। हमारे देश में जब शोषक और शोषित का धर्म एक है तो शोषण कभी रुकेगा नहीं। ये हमारे जो समझते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हमारा भी धर्म वही है, शोषक का भी धर्म है, और धर्म जब दोनों का एक है कि शोषण रुकेगा नहीं, ये जब से लागू हुआ ये नतीजा धार्मिक वो हमारे सामने है। इसीलिए महारों ने क्रांति की, उनके साथ था अंग्रेजों के साथ मिलकर के। अंग्रेज वो जो चितवन ब्राह्मण है उनसे हटना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा रोजाना मरना नहीं, एक दिन मर जाएंगे। लेकिन उन्होंने देखो क्या शक्ति दिखाई। लेकिन आज हमारे वही इस स्तंभ को देखने के लिए लोग उसकी एनिवर्सरी मनाने के लिए जाते हैं उनके साथ 2018 में क्या होता है, और हमारा समाज कितना एग्रेसिव होता है, प्रतिक्रिया देता है। ये सवाल जब तक ये धर्म का अवहेलना हम नहीं समझेंगे, क्योंकि 20 मार्च 2017 को अखिलेश की कुर्सी धोई जाती है, आवाज धोया जाता है, फर्नीचर धोया जाता है, तो उससे जोगी से पूछते ये क्या कर रहे हो, कहता शूद्र छू दिया तो अपवित्र हो गई, पवित्र कर रहा हूँ। और उससे पूछा गया अखिलेश 60 में कह रहा हूँ, अखिलेश से पूछा, वो कहता आज मुझे पता चला शूद्र है। जब हमारी ये नीचता की आवाज अभी इस तरह की है तो हमारे समाज का उत्थान कैसे होगा। हमारी एक जात दूसरे जात का वर्चस्व स्वीकार नहीं करती है। एक आदमी अगर हमारे उत्थान की बात करता है तो दूसरे जाति वाला कहता है भटका रहा। जब तक इस व्यवस्था को हम इस मनुपॉलिसी को समझेंगे नहीं, तब तक हम परिवर्तन कोई क्रांति कर ही नहीं सकते। दूसरा है, जो भी संगठन काम करते हैं वो आपको कई रूप होते हैं उनके काम करने की। तो हम जब संगठन होता है रिवोल्यूशनरी जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो ही संपूर्ण क्रांति के लिए काम करते हैं, सत्ता के लिए नहीं। सत्ता परिवर्तन तो होता रहता है, होता रहेगा। जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। व्यवस्था परिवर्तन के लिए हमें क्या करना है वो आप सभी लोग बैठे हो, और मैं इस पर एक लिख रहा हूँ कुछ। देखिए, हमें जो चीज सिस्टम बताए, मैं 2 मिनट और लूंगा सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, मुझे आज तक हमारे बहुजन समाज को यही है, भूतकाल में जीने की परंपरा डाल दी गई। बहुजन समाज वर्तमान में रहकर भविष्य की नीतियां रणनीतियां कब बनाएगा वो अभी सोचा नहीं है। शोषक वर्ग वर्तमान में रहकर भविष्य में बहुजनों को शोषण के लिए कौन कौन सी रणनीतियों और नीतियों पर काम कर रहे हैं उसकी जानकारी मालूम होनी चाहिए हमें। शोषक वर्ग जो हमारे पतन की नीतियां बना रहा है, हमें उसकी जानकारी पता होनी चाहिए, करना चाहिए। शोषक वर्ग द्वारा अपनाई जा रही रणनीतियों का भावी पीढ़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका अध्ययन करना चाहिए। अब एजुकेशन है, प्राइवेटेशन है, धार्मिक उन्माद है, हमारे आने वाली पीढ़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये स्टडी करना चाहिए। शोषक वर्ग की नीतियों और रणनीतियों से बचने के लिए बहुजन समाज कौन कौन सी रणनीतियों पर काम करेगा इसका हमें अध्ययन करना चाहिए। बैठ करके इन सब चीजों की हमें समीक्षा करनी चाहिए कि हम कौन कौन सी रणनीति अपनाएं कि इनके शोषक वर्ग की नीतियों को मात दे सकें। ये होगा सेक्रेट, अभी बाद में बताएं क्या करना। मालिक यानी शोषक
कभी अपने गुलाम को, शोषितों को नष्ट नहीं करता। शोषक कभी अपने गुलाम को नष्ट नहीं करता, बल्कि उसको, उनकी गुलामी को मजबूत करता है। जो गुलाम शोषित यानी गुलाम उसकी गुलामी से बाहर निकलने का प्रयास करता है, उसे अवश्य नष्ट करने का प्रयत्न करता है। अगर वो नष्ट नहीं कर पाता, देखिए उसकी चाल क्या है, जो एक्चुअल हमारे साथ हो रहा है। जब वो शोषक गुलाम शोषित को नष्ट नहीं कर पाता, तो उसे अपने दूसरे गुलामों यानी शोषितों का मालिक बनाकर अपना गुलाम बना लेता है। ये हो रहा है। जो तगड़ा शोषक है हमारा और शोषित वर्ग से यानी उससे निकल करके गुलामी से बाहर निकलना चाहता है, शोषक वर्ग सोचता है ये यार निकलेगा, लड़ाई करेंगे, तो वो क्या करता है, उसको बाकी शोषितों का मालिक बना देता है, अपना वो गुलाम बना लेता है, वो उसी में खुश हो जाता है। आज यही है, किसी को 16 जूता मारा, किसी को 4 मारा। जो 4 खाने वाला कहता मैं 16 वाले से श्रेष्ठ हूँ, ये उसकी रणनीतियां हैं। मैं इस पर डिटेल नहीं जाता। गुलाम गुलामों का मालिक बनकर खुश हो जाता है कि ये मालिक बन बैठा, क्यों हम मालिक बन बैठे हैं। देखिए यही है, हमारे संसद जाते हैं, कहते हैं हम मालिक हैं, और वो गुलाम का मालिक है, लेकिन हमें गुलाम समझता है, हमारा ही गुलाम आदमी वहाँ मालिक बन बैठा है। विधायकों और MP MLA का यही उदाहरण देता हूँ, बहुत है इसमें। जबकि सच्चाई ये है कि वो आज भी गुलाम है, वो अपने मालिक के गुलामों को गुलाम बनाए रखने के में मालिक की मदद कर रहा है। ये है तरीका। वो मालिक की गुलाम होते हुए, गुलामी करते हुए किस तरह उसकी गुलामी मजबूत हो, वो मदद कर रहा है। ये है हमारे विधायक हैं, MP MLA हैं। जैसे अभी भविष्य में राष्ट्रपति होने जा रही है, कह रही हिंदू राष्ट्र सबसे पहले लागू होगा। यही ये चीज है। ये हैं अभी कोविंद जी हैं, वो क्या बोल गए कि ये इनका अरे ये देते हैं, देखो चलो पेंशन खत्म होनी चाहिए, अपने पेंशन ले रहा है, दूसरा पेंशन खाता खत्म होना चाहिए। ये गुलामी का चक्कर है। इस प्रकार मालिक की शक्ति और बढ़ती जाती है, और गुलामों को गुलाम बनाए रखने वाली व्यवस्था भी स्ट्रांग हो रही है, दिन दूनी रात चौगुनी। अब हम क्या करेंगे, ये बड़ा है। समस्याएं सब जानते हैं, सलूशन क्या होगा। सलूशन बिल्कुल हम आपके अंदर है। हम बैठ करके कमिटेड लोगों को, जो सेक्रीफाइस की भावना से, निस्वार्थ भाव से समाज को अपना हित मान करके काम करने के लिए तत्पर हों, आए हैं एक साथ बैठ करके। अगर हिम्मत है तो हमें बिल्कुल एक हो करके इनकी व्यवस्था को उधार करके फेंक देंगे, आने वाली पीढ़ी को आजाद करेंगे। ये हमारा मिशन है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बहुत लंबा लिखा हूँ, अपनी बातों को विराम देता हूँ। अगर कोई गलती हो मैं माफी चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत शुक्रिया हरि प्रसाद जी, आपके पास फिर लौटेंगे। आपने काफी विस्तार से इस बात को रखा है। मैं पूजा कोमल जी के पास जाना चाहूंगा। पूजा कोमल जी अपनी आवाज को म्यूट करें और स्क्रीन पे आए। हमारी आवाज अगर आप सुन रहे हैं तो पूजा जी। हेलो 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 पूजा जी, हमारी आवाज जा रही है तो आप स्क्रीन पे आए और अपनी बात रखें। जी सर, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे उपस्थित जी अभी तक अभी 2 मेहमानों की बातों को अभी आपने सुना है। मैं चाहूंगा कि उस संदर्भ में आप फोकस करिए। जी सर, सबसे पहले तो यहाँ पे उपस्थित सभी सम्मानित बुद्धिजीवी साथियों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। और आज मैं फर्स्ट टाइम जुड़ी हूँ और थोड़ा सा तबीयत भी मेरी खराब थी, इस वजह से मैं कहीं कोई बात भी नहीं कर रही थी। तो बड़ी खुशी हुई आज देख के कि हमारे आदरणीय जो है धानी प्रसाद निषाद सर जी और
डीजीपी सर जी जुड़ रहे हैं इस मीटिंग में, तो आज मैंने भी कोशिश की अभी जुड़ने की। और जो है आगे जो आज चर्चा हो रही है सामाजिक क्रांति की, तो अभी सर ने बहुत कुछ बताया है कि हमारे समाज को जो है कैसे एक गुलाम बनाने की नीति तैयार की गई है। बाकी के कारण तो बहुत सारे हैं। देखिए, हम लोग जातियों में बटे हुए हैं, सभी तरह से जो है हमारा जितना भी उन्नति के रास्ते हैं वो सारे रोके गए हैं धार्मिक तौर तरीकों की के माध्यम से, और हमें कहीं ना कहीं जो है गुलामों का ही मालिक बना दिया गया। तो इस चीज को समझने की बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारा समाज जो है सबसे ज्यादा अंधविश्वास और पाखंडवाद में इतना लिप्त है कि वो और कुछ देखना ही नहीं चाहता है। तो जो है जब तक ये सारी चीजें हमारे लोगों के दिमाग से नहीं हटेंगी, वो अपना जो है दिमाग सही जगह नहीं इस्तेमाल कर सकते, वो नहीं सोच सकते, क्योंकि उनका तो दिमाग कहीं दूसरी जगह जा रहा है। दूसरी बात एक ये भी है कि एक संतुष्ट इंसान कभी क्रांति नहीं करता है। संतुष्ट इंसान कभी क्रांति नहीं करता है, क्योंकि जब तक उसे संतुष्टि है, जब तक उसके पास कुछ है, तब तक वो बिल्कुल नहीं कहेगा कि नहीं जो है हमें किसी के लिए बोलना। भाई, आज का समय इतना स्वार्थी हो गया, और यही स्वार्थ बस ही जो हमारे लोग हैं, हमारे समाज से ही हमारे लोगों का साथ लेके विधायक मंत्री तक बनते हैं जाके, और फिर वो अपने स्वार्थ के लिए ही जो है ऐसा बोलते हैं, उनके कहने पे चलते हैं और उनकी बात मानते हैं। वही सर ने अभी बहुत बड़ी बात बोली है, काम का ही गुलाम बना दो, वो मालिक बना दो, ऑटोमेटिक ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। तो हम थोड़े से लालचवश हम अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए हम समाज को नहीं देखते, और यही जो है हमारी सबसे बड़ी कमियां हैं। क्योंकि हम लोग जो है कहते तो हैं कि नहीं, हम महापुरुषों के रास्ते पे चल रहे हैं, बुद्ध जी के रास्ते पे चल रहे हैं, कबीर साहब ने कहा हम उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन सही में हम लोग नहीं फॉलो कर रहे। अगर सही में हम लोग उनकी विचारधारा पे चल रहे होते तो हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलने की कोशिश करते हैं। और आज ये स्थिति जो बन गई है या बनी हुई है, तो वो इसी कारण है क्योंकि हम लोग जो है अपने अपने निजी स्वार्थ में लिप्त रहे। और आज जब सब कुछ हम लोगों के हाथ से जा रहा है, तो तब हमें दिखाई दे रहा है। हालांकि हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हमेशा से प्रयास करते रहे, लेकिन वही चीजें ना, जिस चीज की संख्या ज्यादा होती है वो हावी होती है, और जिसकी संख्या कम होती है वो जो है उतनी असरदार नहीं हो पाती है। लेकिन इसमें हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। धीरे धीरे चलने में ही अगर हम इस चीज को कंटिन्यूटी रखते हैं तो हम एक दिन जरूर सफलता पाएंगे। और हम तो यही कहेंगे कि जो है हमारा समाज अभी भी सो रहा है, क्योंकि अभी उसके पास कुछ बचा हुआ है। अभी उनकी रोजी रोटी जैसे कि एक माध्यम बनाया गया ना, फ्री राशन दिया जा रहा है ना, फ्री शिक्षा का लालच देके, और उनको सदियों के लिए जो है इस व्यवस्था में लिप्त करने की कोशिश की जा रही है। तो ये सबसे बड़ी कमी यही है कि हमारा समाज शिक्षित है, लेकिन जो है वैचारिक रूप से क्या कहते हैं, मजबूत नहीं है। वैचारिक रूप से उन्हें नहीं पता है कि नहीं, हमारे महापुरुषों ने जो रास्ता अपनाया है उसको चल के ही हमारा भला हो सकता है। क्योंकि हमारा समाज जो है अंधविश्वास में बहुत ज्यादा लिप्त है, और कोई बोलते हैं ना कि भगवान के भरोसे सब कुछ चलेगा, लेकिन भगवान नहीं करेंगे। जब हम रोटी कमा के लाएंगे, जब हम मेहनत करेंगे तभी हम रोटी खाएंगे, अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन इस चीज को जो है हम तो यही चाहेंगे कि हम सब लोग इतना प्रयास कर रहे हैं, ये जमीनी स्तर पे लोगों को के अंदर जिस विचारधारा को डाला जाए, उनको समझाया जाए कि भाई कैसे हमारा भला हो सकता है। हम जब तक खुद मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। बाकी का तो जो है सभी कुछ देख ही रहे हैं हर तरीके से। तो लोगों को जो है ये चीज बतानी पड़ेगी, और हम लोगों को बहुत ही अथक प्रयास भी करना पड़ेगा।
जैसे कि आप सभी लोग जो है इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि भाई जो है इसमें कंटिन्यूटी रखी जाए और सभी लोग जो है इसमें सहयोग करें। धीरे धीरे सभी आएंगे इसमें। तो बस सर, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि मैं अभी पूजा कोमल जी हमारे साथ जुड़ करके आपने अपने इस आज के इस ज्वलंत मुद्दे पर अपने विचार रखा है, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ब्रजेंद्र सिंह जुड़ गए हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि आज के इस महत्वपूर्ण संदर्भ पर अपने विचार रखें। ब्रजेंद्र सिंह साहब, हेलो, दिखाइए ब्रजेंद्र जी को दिखाइए। हाँ सर, आवाज आई है क्या? जी 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 सर, अपनी बात रखें सर। उनको दिखाइए। आवाज क्या हो रहा है? आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही सिंह साहब, आपकी आवाज ठीक नहीं है। सुब्रा, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। नहीं, इसकी आवाज ठीक, जरा देखो, चेक करो। मैं चेक करा रहा हूँ। ठीक है सर, देखो इससे हो गया। और अब है, अब आई? जय भीम, नमो बुद्धाय सर। आप लोगों की तो आ रही है आवाज। जी अभी ठीक है सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय सब आवाज आई? ठीक है सर, ओके। अब तो आवाज आ रही है। हाँ तो रही है, कभी कभी रुक जाती है। आवाज में लाइए ना। तो आवाज ठीक है सर, अभी आवाज आ रही है, अपनी बात रखें। अच्छा आ रही है, बोलिए ना। अभी तो बात आपकी सुननी है, हमको रखनी क्या है? आपके विषय पर की चर्चा क्या होनी है, कुछ बताइए तो फिर हमारी एक वैसी आवाज यहाँ से गायब हो रही है, फिर आपको यही नहीं पता है कि किस सब्जेक्ट पे चर्चा हो रही है। सर, सामाजिक क्रांति के संदर्भ में आज चर्चा हो रही है, सोशल रिवोल्यूशन पर। सामाजिक क्रांति कैसे हो? अच्छा। हाँ, ये तो सब बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत इम्पोर्टेंट है और मूल बात है ये। लगातार दिक्कत ये हो रही है कि ये मूल बात है कि लोगों में इतना आए और अगर चेतना नहीं है तो हमारे नेता लोग डिक्टेटर हो जाते हैं। फिर दूसरी बात, नेता लोग हमारे विरोधियों से ही मिल जाते हैं जाकर के। तो अगर हम अपने मुद्दों को ठीक से समझें और हमारे नौजवानों को सच्चाई का पता चले तो उनका कुछ योगदान हो सकता है। अब ये जातिवाद में, सांप्रदायिकता में उलझ के रह गई है राज्य। तो ऐसी परिस्थिति में कैसे अवेयरनेस आए, इस पर हमको गंभीरता से सोचना चाहिए। खुटे साहब, मुझे लग रहा है मेरी बात पहुंच नहीं रही है। आवाज में आपकी बात ठीक है सर, आवाज आ रही है, बोलिए सर। हाँ। मूड में नहीं आ सकता है, आप मूड पे नहीं है। नहीं, मैं अब आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल साफ सही आ रही है। तो मेरा ये कहना है कि समाज में अगर परिवर्तन होना है तो जब तक कोई बौद्धिक आंदोलन नहीं चलाया जाता और हमारे जो आंदोलन है उसके जो हमारे महापुरुष हैं, हमारे प्रेरणा के जो स्रोत हैं, उनके बारे में हमारे नौजवानों को जानकारी नहीं दी जाती, तो अगर हम अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। शिक्षा का एक अभियान चलाया चाहिए। अगर सामाजिक आवाज कट गया, आवाज नहीं आया। कुछ नेटवर्क में उनका प्रॉब्लम है, मुझे लगता है जी। ऑडियो बार कट रहा है।
जब तक जुड़ते हैं तब तक मैं खूंटे साहब आपसे चाहूंगा कि आप इस पर थोड़ी और विस्तार से अपनी बात रखें। विजेंद्र सिंह जी, मैं आपका आवाज ऑडियो नहीं आ पा रहा है, अदरवाइज तो बहुत अच्छा टॉपिक है। इस विषय के ऊपर लगातार चर्चा चल रही, एक दिन का नहीं, ये महीनों चले तो। विजेंद्र सिंह जी फिर से आ गए हैं सर, आपकी आवाज एक बार ट्राई करें और फिर से। विजेंद्र सिंह जी हमारी आवाज पहुंच रही है? मैं मुझे आपकी आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है सर। हाँ, तो आप अपनी बात रखें सर। और खूंटे साहब को हम नहीं सुन सकते क्या? नहीं सुन सकते हैं, लेकिन आपकी बात अभी चूंकि वो अपनी बात रख चुके हैं तो मैं चाह रहा था कि आपकी बात भी पूरी हो जाए। अच्छा, मेरा ये दुर्भाग्य रहा कि मैं उनके विचारों से मतलब मैं सुन नहीं पाया। मेरे कुछ कोई गेस्ट वेस्ट आ गए थे इस बीच में। तो मेरा ये कहना है कि समाज में सामाजिक आंदोलन एक जो राजनीतिक हमारी आज़ादी है और जो लक्ष्य हमारा सामाजिक न्याय का, आर्थिक न्याय का रखा गया है, तो जनरली मैंने देखा है, मेरा अनुभव है कि लोग कर रहे हैं उनको पता नहीं है कि सामाजिक न्याय का अर्थ क्या होता है। अभी ये बात चली थी कि अभी ये ऐसा हुआ था कि आर्थिक आधार पर न्याय आरक्षण मिले, तो अब आपके आरक्षण के जरिए करीब 130 एमपी रहते हैं, उनमें से उस मुद्दे पर पार्लियामेंट में शायद ही कोई आरक्षित लोगों में से कोई बात अपनी रखी हो। एक जो ओबीसी के एक आदमी थे, उन्होंने उसके खिलाफ बोला, एक ओवैसी साहब हैं, उन्होंने बोला। तो मेरा ये कहना है कि जब हमारे प्रतिनिधि हैं और उनको सामाजिक न्याय का सही मायने में अर्थ तक पता नहीं है, तो कोई ना कोई प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए जिसके जरिए लोगों को जागृति हो, सामाजिक न्याय का अर्थ पता चले, उसमें बाधाएं क्या क्या हैं पता चले, हमारे नौजवानों को जानकारी हो कि आखिर वो कौन से कारण हैं जिसके के कारण हमारे लोगों को जो हमारी लक्ष्य है, उद्देश्य है, उससे हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं या अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पा रहे। ये मेरा कहना था जी। बहुत शुक्रिया विजेंद्र सिंह साहब, आपकी नेटवर्क थोड़ा सा ठीक नहीं है, आवाज कट के आ रही है, तो आपके पास फिर से लौटेंगे हम। तब तक मैं खूंटे साहब से फिर से चाहूंगा कि वो अपनी बात दोबारा रखें। अभी मैं सुन रहा था, पूजा जी बोल रही थी और हिसाब भी का मैंने सुना, और अभी विजेंद्र सिंह जी की भी मैं बातें सुन रहा था, उनका भी बातें। जब हम सामाजिक क्रांति की बात करते हैं कि कैसे हो, क्रांति की बात करना ही अपने आप में एक बदलाव की जो भूमिका है उसका इंगित कर। बदलाव में उन्होंने कहा कि जैसे भूखा मरता है आदमी, तो जब तक उसको थोड़ा सा भी खाना मिलता रहेगा तब तक वो बोलेगा आज तक खाना चल गया, तो नहीं जाएगा, तो सड़कों पे नहीं जाएगा। लेकिन अगर बिल्कुल ही नहीं मिलेगा तो वो मजबूर होकर के भागेगा। ये जैसे पूजा जी बोल रही थी, मुझे बिल्कुल अच्छा लगा उनकी बात। आज लंका है, श्रीलंका में जो घटना घटी है, जब लोग सड़कों में इसलिए आना पड़ा कि वहां भी देखिए 400-500 रुपए लीटर पे डीजल मिल रहा है, पेट्रोल भाव बढ़ गया, खाने का सामान मिल नहीं रहा है, 100 रुपए 150-200 रुपए में आलू का किलो मिल रहा है। बड़े ये जो स्थितियां पैदा हुई, आज इंडिया में भी यही स्थिति पैदा होने वाला है, क्योंकि सारे पूंजियों को इन्होंने संकलित कर लिया और पूंजीपतियों के हाथों सौंप दिया। सत्ता में बैठे जो लोग हैं और संघ इसको बढ़िया मजे से ट्रांसफर हो रहा है, उसको चुपचाप देख रहा है और राष्ट्रभक्ति का गान का लगा रहा है। अभी झंडा ऊंचा रहे हमारा चालू हो गया है। ये जो नाटक चल रहा है, मुद्दों से भड़काने के लिए जो नाटक चल रहा है, तो इन विषयों के ऊपर में हमें बड़े गंभीरता से सोचना होगा।
इंटेलेक्चुअल वार की जरूरत है। भारत को इंटेलेक्चुअल वार की जरूरत है। मास हमारे पास है, लेकिन मास मूवमेंट के लिए तैयार नहीं है। मूवमेंट तब होगा कि जब उनमें इंटेलिजेंसिया पैदा होगी, उनमें स्वाभिमान जागेगा। आत्मसम्मान की भावना जब तक पैदा नहीं होगी, तब तक वो उठ के खड़ा नहीं होगा। जिस दिन उनको ये हुआ, तो ज्योतिबा फूले ने और जब धक्का लगा, तो उन्होंने इतना बड़ा बदलाव ला दिया। किताब लिखा, गुलामगिरी किताब लिखा, और गुलामगिरी किताब को भेंट किनको किया? अमेरिका के उन लोगों को जो लोग उन लोगों के आजादी के संघर्ष के लिए जो ब्लैक एंड व्हाइट ब्लैक वालों को अधिकार देने की बात किया, उनको इंसान मानने के लिए जो तैयार किया, उनको सब नाम नहीं डाला। उन लोगों को जिन लोगों ने इस काम को किया, ज्योतिबा फूले ने कहा, और उन्होंने गुलामी का कारण बताया। सेठ जी भट्ट जी तब कहा 1872-73 में, 1873, उस समय अंग्रेजों का राज था। हुकूमत किसका था? अंग्रेजों का हुकूमत था देश पे। लेकिन उन्होंने इस बात को रखा कि इस देश की गुलामी का कारण है सेठ जी भट्ट जी। उस जमाने में कहा, जब अंग्रेजों का राज था। आज भी हम कहने के लिए डर रहे हैं। आज हम कहने के लिए डर रहे हैं क्योंकि हमने इंटेलिजेंसिया जो उन्होंने इस बात को महसूस किया, व्यवस्था में नियंत्रण है। आज समाज के ऊपर धर्म को थोपा गया। धर्म और संस्कृति के नाम पर उसको समाज को दबाया जा रहा है। समाज व्यवस्था के ऊपर नियंत्रण है धर्म और संस्कृति के नाम पर। परंपरा के नाम पर हमको लूटा जा रहा है। परंपरा के नाम पे हमको दबाया जा रहा है, और खास करके महिलाओं के ऊपर तो मैंने इनकी तो दुर्दशा को इस तरह से बयां किया जाए, ये तो आपने देख ही रहे होंगे। एक जमाना था कि बलात्कार और ये का शिकार हो करके बड़े पैमाने में उसका भी तब तो थोड़ा तो न्यूज फैलना शुरू कम हो गया। नहीं तो पूरी ऐसा लगता था कि सत्ता में बैठे हुए लोग बलात्कारियों का झुंड है। ऐसा लग रहा था, एक ऐसा पूरी बन रहा था। और आज भी लुटेरों का भीड़ अभी देखो बहुत मिल रहा है। गुजरात के एयरपोर्ट में हीरोइन पे हीरोइन भी नहीं जा रहा। यहाँ हीरोइनों को कुर्सी में बैठ कर दिया जा रहा है, और उधर से हीरोइन ला करके इनको खिलाया जा रहा है। 2 हीरोइन, एक हीरोइन मैं कहना चाहता हूँ, दोनों हीरोइन बड़े खतरनाक हीरोइन, दोनों भाजपा के हाथ में, या सत्ता में बैठे हुए लोग, मैं भाजपा ना कहूँ, या सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनके हाथ में। ये इन नशाओं के माध्यम से इन हीरोइनों का उपयोग करके समाज को सुलाने का काम करते। हमें इंटेलेक्चुअल इससे थोड़ा दूर करना पड़ेगा। इंटेलेक्चुअल वार पैदा करना होगा, बौद्धिक क्रांति लानी होगी, इंटेलेक्ट वार लाना होगा। वार, मैं बार बार वर्ड को बोलता हूँ, इंटेलेक्चुअल वार। इंटेलेक्चुअल चेंजेस नहीं चाहिए। इंटेलेक्चुअल हमको नहीं, हमें इंटेलेक्चुअलिटी नहीं चाहिए। केवल हम मैं इंटेलेक्चुअल हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत प्रबुद्ध हूँ तो मैं बकवासबाजी करूँ। मैं ये कहता हूँ कि मैं बहुत विद्वान हूँ, कहता हूँ मुझे ऐसा विद्वान नहीं चाहिए। विद्वान वो चाहिए जो बदलाव को समझ सके, समाज के मनोबल को बढ़ा सके। समाज को हेल्पलेस और होपलेस बना के रखा गया है। हेल्पलेस और होपलेस, इसे हेल्पफुल और होपफुल बनाना है। पावरलेस को पावर कन्वर्टफुल बनाना। इसके लिए हमें जो इंटेलेक्चुअल वार के माध्यम से होगा, हमें उनको गाली देने से ज्यादा हमारी तैयारी की जरूरत है। हमारे पास जनसंख्या है, हम धन पैदा करने वाले लोग हैं, हम श्रमिक लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, हम धनवान भी पैदा करने वाले लोग। जो धन पैदा करने वाला जिस दिन धन को रोक देगा तो धनवान मर जाएगा। हम धन पैदा करने वाले हम हैं, चाहे खेतों में हो, चाहे गलियारों में हो, चाहे कल कारखानों में हो, चाहे पत्थर में हो, चाहे लोहा में हो, चाहे सोना में हो, चाहे चांदी में हो, चाहे मिट्टी में हो, चाहे लकड़ी में हो।
ये जो धन पैदा करने वाले हम लोग, हमारे लोग हैं, जूता से चप्पल से लेकर सारा पैदा करने वाले, सड़क में पैदा मेहनत करने वाले श्रमिक वर्ग हमारा है। आज भी श्रमिक वर्ग को उनको अपने रोजी रोटी में व्यस्त रखने का प्रयास किया जा रहा है। जिस दिन वो रोजी रोटी से ऊपर उठ जाए, इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने उन्हें 8 घंटे की बात करते रहे उस समय, ताकि 8 को 24 घंटा बिजी में रह करके उनको समय मिले तो अपने बारे में सोचना शुरू करें। जिस दिन हमें ये व्यवस्था पे बदलाव लाना हो, सामाजिक क्रांति तभी आई जिस दिन हम अपना आत्मसम्मान जागा, और यही हमारे बुजुर्गों ने लड़ा। संत कबीर हो, संत रविदास हो, जिनकी भी बात करिए, जितने भी महापुरुषों ने आत्मसम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई के लिए उन्होंने उन व्यवस्था के ऊपर हिट किया। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे तो चाकी भली, ये हिट किया। इतना बड़ा, मैंने एक एक शब्द के ऊपर क्रांति है। हम घर जा रहा अपना लिया लुटा हाथ, अब घर जा रहा हूँ काशी का चले जो हमरे साथ। क्रांति का बिगुल, उस क्रांति को सोचिए, उस क्रांति की दिशा को जाइए। और हम अभी भी हमारे लोगों में, ये तो उस जमाने में किया जब तो बोलने का अधिकार नहीं था, फिर भी उनके उनके उनके, उनके गले में बेड़िया डाल करके और पैर में बेड़ डाल करके उनको चलाया गया। क्या क्या प्रताड़ना नहीं किया गया, उनके घर जला दिया। इसीलिए बोला हम घर जा रहा आप ना लिया लुटा, अब घर जा रहा हूँ चले जो। एक क्रांति का रास्ता है। संत रविदास के साथ क्या क्या घटना नहीं हुई। उन्होंने जब किसी बात को चैलेंज कर दिया कि तुम्हारे उसमें कोई ताकत नहीं है, करके दिखा दो, तो उनके साथ भी क्या हो गया। लेकिन उन्होंने परवाह नहीं किया। आज हमको हमारे लिए स्वाभिमान का एक रास्ता बताए। चाहे डॉक्टर अम्बेडकर हो, महात्मा फूले हो, पेरियार रामास्वामी नायक हो, जिन महापुरुषों से अगर हम बढ़ाने के लिए, सामाजिक मूल्यों को बढ़ाने के लिए, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ाना, आर्थिक मूल्यों को बढ़ाना, उन्होंने तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि हम 26 जनवरी को विरोधाभास में प्रवेश करते जा रहे हैं। हम 26 जनवरी 1950 25 तारीख को उन्होंने कहा हम 26 जनवरी 1950 को विरोधाभास में प्रवेश करने जा रहे हैं। जहां एक तरफ राजनीति में एक वोट, एक व्यक्ति एक वोट और एक वोट का एक मूल्य होगा, लेकिन सामाजिक और आर्थिक आधार में हम इसे नकारते रहे। ये कितनी बड़ी चीजें उन्होंने हित किया। उन्होंने खुद ही कह दिया कि विरोधाभास है, ये प्रजातंत्र है। आज देखिए 70 साल हो गया। अभी मैं फिर भी घटना को फिर से रिपीट करना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ में अभी कुछ साथियों ने 16 या 17 जो प्रबुद्ध नवयुवक वर्गों ने नग्न होकर के प्रदर्शन किया सड़कों गली पे। कहां पर? राजधानी में, रायपुर की राजधानी में नग्न होकर। क्यों नग्न हुआ? वहां जाति की व्यवस्था के ऊपर से इतना ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है लोगों को। कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल वहां का मुख्यमंत्री, उसका बाप है ब्राह्मणवाद के खिलाफत बोलता है और बेटा ब्राह्मणवाद को लेके चलता है। थोड़े से मुट्ठी भर लोग हैं तो उनको नग्न होकर के प्रदर्शन करना पड़ा, ये दिखाने के लिए कि देखो हमारी स्थिति है ऐसी सड़कों की। तो ये कहने का मतलब क्रांति का बिगुल इस तरह बजेगा। इंटेलेक्चुअल वार चाहिए, हमें इंटेलेक्चुअल वार के लिए लोगों को तैयार करना ही होगा। इसकी चर्चा होनी चाहिए कि कैसे इंटेलेक्चुअल वार पैदा हो। तो इंटेलेक्चुअल वार के ऊपर तो बहुत लंबी कहानी है, मैं थोड़े से कम समय पे, इतने समय में मैं उसको टॉपिक को छेड़ नहीं सकूंगा। तो जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया फुटे साहब। विजेंद्र सिंह साहब पास से कोई क्या? हेलो, अपनी आवाज म्यूट करें सर। धनी प्रसाद जी। हाँ सर। दोबारा सर संक्षिप्त में अपने विचार रखें आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर।
चलिए धन्यवाद सर। हमारे माननीय सत्कार जो निषाद जी के जो बात मैं बातें मैं बहुत अच्छा बात बोला, निषाद जी ने जो बोला तो उनको पर भी मैं थोड़ी सी टिप्पणी मैं, क्योंकि ये जो धर्म व्यवस्था है, धर्म ये हम पर थोपा गया है, समाज व्यवस्था थोपा गया है। हमें उस थोपा गए हुआ सिस्टम को निकालना पड़ेगा, उखाड़ना। हमें मजबूरी नहीं है हम उसको एडाप्ट करना, लेकिन हमने उसको मान लिया। मानसिक रूप से हमें आज गुलाम बनाया गया है। उस मानसिक गुलामी को दूर करने के लिए इंटेलेक्चुअल वार करना, चर्चा करेंगे कभी किसी को मिलेगा तो। जी धनी प्रसाद जी, जी ठीक है, धन्यवाद सर। हमारे सत्कारयोग माननीय टी.आर. खुंटे साहब ने बहुत अच्छा इंटेलेक्चुअल वार पर प्रदर्शन दिया। इंटेलेक्चुअल वार वाकई कौन कर सकता है, सबसे बड़ा सवाल ये है। इंटेलेक्चुअल वार में कौन कर सकते हैं? ये नहीं है कि बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो, बहुत प्रशासनिक सेवा में रहा हो, जिसके अंदर इस समाज के प्रति समर्पण की भावना है, वो लोग इस तरह के क्रांति में भाग ले सकते हैं। बाकी सब तो ऐसे ही हैं। देखिए, बहुत से लोगों से बात करके, देख करके ये निष्कर्ष निकल रहा कि हमारे लोग करनी कथनी में जमीन आसमान का अंतर है। नहीं तो ये वार क्यों नहीं होती? अनाज पैदा करने वाला, फल, दूध, दही, कपड़ा, मकान, फर्नीचर, स्कूल, कॉलेज, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये सब बनाने वाले नीच हैं। मत्स्य पालन, गौ पालक, बकरी पालक, भेड़, सुअर पालक, सभी जीवन उपयोगी वस्तुएं, रक्षा उपकरण आदि निर्माण करने वाले सारे नीच हैं। ऊंच कौन है? जिसको वो उपयोग करता है आराम से। क्या हमारे लोग नहीं समझते इस बात को? क्यों नहीं समझते? जब अनाज पैदा वाले किसान नीच हैं, दूध पैदा वाले ग्वाला नीच हैं, मत्स्य वाले किसान नीच हैं, तो सफाई करने वाला नीच है। ऊंच कौन है? ये हमारे लोग क्यों नहीं? मान सम्मान अपमान दिखाई नहीं देता है, अनुभव करने वाली चीज है। हमारे लोग बड़े बड़े पोस्टे पर हैं, वो अपनी पद छिपाने के लिए ब्राह्मणवादी व्यवस्था में पसंद रहना सीखते हैं। जब उनको चोट लगती है तो समाज के साथ आकर के जुड़ते हैं। ये बड़ी विडंबना है। हम क्यों नहीं, हमारे बहन बेटियों के साथ ऐसे अत्याचार हो रहे हैं। हमारा लड़का घोड़ी पर नहीं चढ़ सकता, हम गाजे बाजे के साथ बारात नहीं निकाल सकते। कहाँ हमारे लोगों को में इंटेलेक्चुअल वार कर रहे हैं? कब क्रांति आएगी? श्रीलंका में वही जो चीज यहाँ है, उसने यही मुस्लिम दंगा फंसाया था, हिंदू मुस्लिम। वहां भी था, वहां बौद्धिस्ट के लेकर के चल रहा था, वो लोगों ने सड़कों पाया है। तो ये जो चीज है, हमें जब तक महसूस नहीं कराएंगे, अरे भाई हम सारे तो नीचे हैं, ऊंच कौन है? वोट आता है तो हिंदू हैं, वोट के बाद शूद्र हो जाते हैं, पिछड़े हो जाते हैं, ओबीसी हो जाते हैं। तो इसलिए हमें कमिटेड लोगों को चाहिए। अगर हमें हमारी बात ये नहीं है जो मैं कह रहा हूँ सही है, आप माननीय कुंठे साहब इसको जरूर शेयर करें कि हमें चाहिए ऐसे लोगों का एक ग्रुप बनाना जो सेक्रीफाइस की भावना से बिल्कुल हमारा समाज, हमारा हित है, हमारा भविष्य है, उसको सोच करके अगर हम इकट्ठा होते हैं निस्वार्थ भाव से और हम चलने के लिए तैयार होते हैं, तो निश्चित सफलता आपके पैर चूमेगी और हम आपके बिल्कुल अंगूठी के निशाने पर रात दिन रहेंगे। आप इस तरह के बुलाइए, आवेदन कीजिए, बहुत लोग हैं, मिलेंगे, करेंगे और संघर्ष जरूर जीतेंगे। ये मेरी शुभकामना है और आपका साथ बिल्कुल रहेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात विराम देता हूँ। जी बहुत शुक्रिया धनी प्रसाद जी। मैं विजेंद्र सिंह जी के पास में लास्ट कमेंट के लिए जाना चाहूंगा, क्योंकि हमारा समय भी करीब करीब पूर्ण हो चुका है। तो मैं संक्षिप्त में चाहूंगा कि आज की सामाजिक क्रांति और सोशल रिवोल्यूशन के संदर्भ में सारांश के रूप में, संदर्भ के रूप में अपनी बात रखें। विजेंद्र सिंह साहब। बहुत अच्छा, बहुत विजेंद्र सिंह साहब। हाँ, सुनने को मिले और धनी प्रसाद जी ने बड़े स्पष्ट ये बताया कि जो जब तक हमारा लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता और हमें कमिटेड आदमी हमारे पास नहीं होते,
तब तक हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। हमारा लक्ष्य हमारे महापुरुषों ने निर्धारित किया है। हमारा एक आंदोलन है, वो सामाजिक न्याय का आंदोलन है, समता का आंदोलन है। उसमें एक शिक्षित बनो के नारे के साथ वो शुरू होता है। संगठित बनने के लिए आदेश दिया गया है हमारे महापुरुषों ने। और सबसे बड़ी चीज है कि एक रेवोल्यूशन और काउंटर रेवोल्यूशन, यानी एक है सुधारवाद और एक है व्यवस्था परिवर्तन, क्रांतिकारी विचार। तो जब तक हम अपने लक्ष्य को अगर स्पष्ट होगा हमारा, तो निश्चित रूप से हम भटकेंगे नहीं, हम दिग्भ्रमित नहीं होंगे। क्योंकि जिन लोगों ने हमारा सर्वनाश किया है, उन्होंने शिक्षा पर एकाधिकार रखा और इसके कारण उनका रात दिन योजना चलती रहती है के लिए किया जाए। तो आपका बिल्कुल कहना सही है कि हमारे पास होने चाहिए जो ज्ञानी से लैस हों, जो कि का बताते हों, जो हमारे लक्ष्य को समझ नाम पर ये काम है जो कि सिर्फ सुधार से काम नहीं करता। इसलिए विकारी दर्शन हमारे महापुरुषों ने किया है, वहाँ समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। एक ऐसा समाज निर्माण करना है जो कि जाति विहीन हो और जिसमें कि वर्ग ये हमारे लोग बेचारे अज्ञान और अंधविश्वास, तो इसके लिए दोनों चीजों के ऊपर हमें समझना पड़ेगा कि जाति विहीन का क्या अर्थ है, जाति विनाश कैसे हो सकता है। और ये धर्म नहीं है, ये फांसीवाद है, ये लोकतंत्र की विरोधी राजनीति है। इसके लिए बहुत बड़ा काम और जागरण करने की आवश्यकता है। और क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है, इसमें जैसा कि आप बताया कि एक जागरूक कार्यकर्ताओं की एक फौज तैयार होनी चाहिए। तो मैं खुटे साहब ने बहुत कुछ बड़ी अच्छी बातें कही हैं, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, पूरी तरह मैं सहमत हूँ। और मैं धनी प्रसाद जी के जो स्पष्टवादिता है, तो उससे हमको बड़ा मिलता है कि हमें लोग, समर्पित लोग, ज्ञानी लोग, ऐसे लोग जो कि झूठ सच का भेद समझते हैं, इनको भी अपना लक्ष्य में, जो हमारे आंदोलन को के महापुरुषों के संदेश को ठीक से समझते हैं, वो अगर लोग आगे लाए जाएंगे तो निश्चित रूप से सामाजिक क्रांति का जी बहुत शुक्रिया विजेंद्र सिंह साहब। आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही थी, बाकी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मैं पूजा जी के पास जाना चाहूंगा संक्षिप्त में, वो भी अपनी बात को रखें आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर। संक्षिप्त में पूजा जी अपनी आवाज म्यूट करें। हेलो जी सर, अभी जो है हमारे आदरणीय धानी प्रसाद निषाद सर जी और हमारे आदरणीय विजेंद्र सिंह सर जी और आदरणीय टी.आर. खुटे सर जी बहुत अच्छी बातें बताई हैं और इनका मैं पूर्ण समर्थन करती हूँ। और आज मैं जो कुछ भी हूँ वो मैं धानी प्रसाद निषाद सर जी की वजह से और आदरणीय विजेंद्र सिंह सर जी की वजह से हूँ, जो आज मैं इस मीटिंग में शामिल हो पाई हूँ। क्योंकि इससे पहले मुझे भी नहीं पता था कि सामाजिक जो है चेतना कैसी होती है। मैं नहीं जानती थी कि हमारे महापुरुष कौन थे, क्या थे। और जो है जब मैंने थोड़ा सा आप लोगों की संगत की तो उससे पता चला कि नहीं, बहुत कुछ है। और जब हम अपने महापुरुषों की विचारधारा को एक बार जान लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि हमें किसी और चीज को समझने की जरूरत पड़ेगी।
या किसी भी तरीके का कोई इंसान जो है हमें समझाए, हम खुद पे खुद तैयार हो जाएंगे और हमारा आत्मसम्मान जाग जाएगा। क्योंकि हमारे महापुरुषों ने बहुत ही त्याग किया है, बहुत ही जो है विषम परिस्थितियों में उन्होंने ये लड़ाई लड़ी है और अपने विचारों को आगे बढ़ाया है। आज हम लोगों को यहाँ तक लाके खड़ा किया, तो आज हमारे पास तो बहुत कुछ है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि हम कोई भी मुहिम चलाएं, उसमें हम यूथ को जो है आगे लाएं और हमारे समाज की जो महिलाएं हैं उनको जब तक हम आगे नहीं लाएंगे तब तक मुझे लगता है कि किसी भी जो है क्रांति को हम अंजाम नहीं दे सकते हैं। तो बस सर जो है इतना ही कहना चाहूंगी कि जब तक महिलाएं नहीं इसमें आगे आएंगी तब तक मुझे लगता कोई चेंज नहीं आ सकता है। क्योंकि महिलाएं ही जो है सोचिए कि आधी जनसंख्या हमारे देश की जो है महिलाओं की है। और बाबा साहब ने भी ये बात तो बोली थी कि मैं किसी भी देश की तरक्की का आकलन जो है महिलाओं की स्थिति को देख कर करता हूँ। तो जब तक महिलाएं नहीं किसी काम के लिए आगे आएंगी, वो अपना मानसिक स्तर नहीं सुधारेंगी और वो मानसिक स्तर या जो मानसिक गुलामी है हमारे दिमाग में, या जो आने वाली जनरेशन के अंदर जो गुलामी डाली जा रही है वो इसमें बहुत ही हद तक हमारी माताओं बहनों का बहुत बड़ा सहयोग है। और इसलिए हम चाहेंगे कि जो है इनको सबसे पहले आगे लाया जाए और इनको जागृत किया जाए, तब कुछ जो है चेंजेस आ सकते हैं। बाकी का यूथ तो ऑटोमेटिक जो है कहते नहीं है, घर की महिलाएं जो है पूरे परिवार को चेंज कर सकती हैं। तो अगर उनकी विचारधारा चेंज होगी तो सब कुछ चेंज होगा। तो बस मैं बाकी का तो सर लोगों ने बहुत सारी चीजें बताई और बहुत अच्छी चीजें बताई हैं। तो मैं उनकी हर बात का समर्थन करती हूँ, क्योंकि धानी प्रसाद निषाद सर जी एकदम स्पष्टवादी हैं और मैं कुछ दिन से सर से ही जुड़ी हूँ, तो काफी चीजें सीखी। और हमारे आदरणीय ब्रजेंद्र सिंह सर जी, इनसे मैंने जो है बहुत कुछ सीखा है। तो मैं इन लोगों का बहुत बहुत साधुवाद बोलती हूँ, धन्यवाद। और आप सभी का, क्योंकि आपने हमें बोलने का मौका दिया, तो सर धन्यवाद। लास्ट कमेंट के रूप में मैं आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर खुटे साहब से चाहूंगा कि संक्षिप्त में हमारा समय भी हो चुका है, लास्ट कमेंट के रूप में आज की इस सामाजिक क्रांति सोशल रिवोल्यूशन पर अपनी सारांश में अपने विचार रखें। इस विषय पर ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और आने वाले समय के लिए हमारे जीवन शैली को अगर हम कुछ भी बदलाव चाहते हैं तो निश्चित रूप से इस विषय के ऊपर बृहद चर्चा चाहिए। बृहद चर्चा क्यों चाहिए? क्यों इंडिया में क्रांति नहीं हो पा रही है, इसका कारण को हमें बहुत बारीकी से अध्ययन करना है। बारीकी से मैं क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे इंडिया में ग्रेडेड डिग्रेडेशन सिस्टम, केवल जाति नहीं है। जाति होता तो जाति तुम तोड़ सकते हैं, उसमें स्तर है, डिग्रेडेशन है, एक को ऊपर है एक दूसरा उसके नीचे है। ये ऐसे सीढ़ी नुमा जो व्यवस्था है, इस सीढ़ी को तोड़ना होगा। इस ग्रेडेशन के ऊपर हमें पहले वर्कआउट करना होगा। ये ग्रेडेशन के कारण से हम एक दूसरे के साथ जो व्यवहार में हमारे बदलाव नजर आता है कि मैं तेली हूँ, तू निषाद है, वो सतनामी है, वो चमार है, ये है, ये जो भावना आता है कि ये ऊंचा है और ये नीचे है, केवल जाति की भावना नहीं है, ये ऊंचा और नीचे है। जब तक ये भावनाओं से हमारी, इसीलिए ये इस विषय के ऊपर हमें बड़े विस्तार से चर्चा करना, इंटेलेक्चुअल वार की बात। जिस दिन हमारे इंटेलेक्चुअल पैदा हो गया, जो आप हमें बोल रहे थे ना, कमिटेड वर्कर, अगर कमिटेड वर्कर कैसे पैदा होंगे? ये जब तक इंटेलेक्चुअल वार की तैयारी नहीं हुई। कमिटमेंट चाहिए, कमिटेड वर्कर चाहिए, डेडिकेटेड वर्कर चाहिए। ये करना पड़ेगा। हमें जिम्मेदारी, हमें
स्वार्थ त्याग की भावना पैदा करना होगा। अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके समाज के को अगर महत्व देंगे, हमारे बुजुर्गों से हमें प्रेरणा लेकर कैसे हम स्वार्थ त्याग की भावना कर सकते हैं। ये काशीराम जी के साथ हमने काम करते समय यही भावना के कारण से हम लोगों ने प्रेरित होकर के एक रिजल्ट लाया अभी। लेकिन जैसे ही स्वार्थ आया तो वो डूब गया। ये स्वार्थ त्याग की भावना बहुत जरूरी जी। तो इसलिए इसको चर्चा करना चाहिए, लगातार चर्चा जारी रखना चाहिए जी। ने जो बोली है कि महिलाओं की भागीदारी, महिलाएं जितने हमारी बेटियां आगे बढ़ेंगी, जिस दिन हमारी बेटियां सड़कों पे आ गई तो क्रांति हो जाएगी। हम तो बेटियों, हमारी बेटियां सड़कों पे आए, हमारे जिस दिन और वही कमान संभाले तो वही बदल देंगे। तो उन्हीं के माथे का जो व्यवस्था चल रहा है, आज सबसे ज्यादा ब्राह्मणवाद महिलाओं के ऊपर थोपा गया है, उनको आश्रित बनाया गया है, उनको निर्भर बनाया गया है। उनकी निर्भरता का अंत किए बगैर, यही हमारे बुजुर्गों का आंदोलन रहा है। ज्योतिबा फुले अपने बीवी को पढ़ाया, पत्नी को पढ़ाया, सावित्रीबाई फुले को पढ़ाकर स्कूल खोला। सोचिए कितना बड़े क्रांति लाए। पहला क्रांति उसी से एक महिला ने पढ़ाकर, और उनको गोबर और कीचड़ फेंकते थे, फिर भी उन्होंने परवाह नहीं किया। उन्होंने अपमान को बर्दाश्त करके समाज में स्वाभिमान पैदा किया। ऐसे हमें करनी पड़ेगी। तो मैं इन्हीं सब चीजों के साथ यही कहना चाहता हूँ कि विषय बहुत अच्छा विषय है और इस पर लगातार चर्चा चालू है। लगातार ये चर्चा का विषय, और इनके इंटेलेक्चुअल वार के ऊपर अगला टॉपिक रखिए, इंटेलेक्चुअल वार कैसे पैदा, कैसे बहुत शुक्रिया। हमारा भाईचारा को नष्ट किया गया है, उसको भाईचारा कैसे पैदा हो। हमारा स्वाभिमान को नष्ट किया गया, हमें दुश्मन को से दोष देने के बजाय हम आत्म स्वाभिमान पैदा कर लें। हमें दुश्मन के पास जाने की जरूरत नहीं, हम अपने आप क्रांति हो जाएगा। ऐसे ही आधा बदलाव हो गया। दुश्मन को बिना पानी के चुन्नू भर पानी में डूब मरने के लिए छोड़ देंगे, उनके लिए वो पानी भी नहीं मिलेगा। हमें चाहिए आत्म चेतना चाहिए, जागृति चाहिए, तभी हम कभी बन सकते। और कमिटेड एक पैदा हो गई। जी बहुत शुक्रिया खुडे साहब, आपकी बातें पूरी हो गई है जी। बहुत। विजेंद्र सिंह साहब, लास्ट कमेंट। हाँ साहब, ये आपने, मेरा तो यही कहना है कि हम लोग अपना जो भी हमारा लक्ष्य है उसके बारे में हमको जानकारी ठीक होनी चाहिए। सही ज्ञान नहीं है तो सही आचरण भी नहीं हो सकता। बिल्कुल। और जब बाबा साहब ने जो विचार दिया है रेवोल्यूशन और काउंटर रेवोल्यूशन का, उसका अगर हम अंतर नहीं जानते तो हम प्रतिक्रियावादी शक्तियों से जाकर के उनके सामने समझौता करते हैं। आपने, मुझे एक चीज याद आ रही है कि यूनान में 3 दार्शनिक हुए हैं बहुत बड़े, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। आज पूरा यूरोप और पूरा जो वैज्ञानिक सोच है उनसे निर्धारित होती है। उनकी एक विशेषता है कि उनमें गुरु से चेला थोड़ा बढ़ के निकला होगा। गुरु से चेला 19 नहीं रहा होगा, 21 रहा होगा। अगर सुकरात है तो सुकरात से आगे बढ़ के प्लेटो, प्लेटो से आगे बढ़ करके अरस्तु। इसी तरीके से साम्यवाद में आपने देखा होगा कि अगर मार्क्स हुए तो लेनिन जरा 19 नहीं रहे, से स्टालिन 19 से 19 नहीं रहे। समझौता करने जैसी चीज नहीं जानी उन्होंने, इसलिए कि उन्हें लक्ष्य का पता था। आज अगर हम क्रिया प्रतिक्रिया और क्रिया, बाबा साहब ने विचार तो दे दिया रेवोल्यूशन काउंटर रेवोल्यूशन का, व्यवस्था परिवर्तन का, लेकिन व्यवस्था हमें सुधार में और व्यवस्था परिवर्तन तक में हम अंतर जानने की कोशिश नहीं करते, तो नतीजा क्या होता है, हम समझौते करने लगते हैं और उस अवसरवाद को हम राजनीति समझते हैं। तो अगर इस तरह की जो चीजें हैं, इससे हमारा जो आंदोलन है वो बजाय आगे बढ़ने के आज एक ऐसी स्थिति में आ गया है कि सही समझ ना होने की वजह से, ऐसा नहीं है कि हमारी नीयत की खराबी है, नीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन चीजों की ठीक पकड़ नहीं है। हम रेवोल्यूशन और काउंटर रेवोल्यूशन का फर्क करना कम से कम जाने। हम ये जाने कि हमें किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है। हमने तो अपना चंद स्वार्थों के लिए
अपने विरोधियों के सामने, हम उन लोगों के सामने जिनसे कि हमें आंदोलन, जिनके खिलाफ हमें आगे जाना था, सामाजिक क्रांति का जो बिगुल बजाना था, हम हथियार डालते हैं प्रतिक्रियावादी शक्तियों के। इसलिए राइट अंडरस्टैंडिंग, जो बुद्ध ने कहा, सम्यक दृष्टि, चीजों की सही समझ, और सही समझ ऐसे नहीं आती, अपने आप एक दिन में नहीं आती, उसके लिए सही वातावरण तैयार करना पड़ता है, सही शिक्षा का वातावरण, आंदोलन चलाना पड़ता है, एक सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षिक आंदोलन चलाना पड़ता है, और उसकी आज जरूरत है। मात्र आज वोटों के समीकरण करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मेरा ये कहना है कि ये बहुत बड़ा काम है, और इसके लिए उपयुक्त आदमी, जैसा कि खुटे साहब ने भी कहा, जैसा कि हमारे धनी प्रसाद साहब ने भी कहा, और हम लोग ये समझ रहे हैं कि उपयुक्त कॉम्पिटेंट आदमी हमको आगे लाने पड़ेंगे, तभी हम ये बुरी जो हालात गलत पैदा हो गए हैं उनसे निजात पा सकते हैं। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत आपका कृतज्ञ हूँ। जी बहुत शुक्रिया, जी बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। मैं आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूं, और आज के इस कार्यक्रम में भाग लिए विजेंद्र सिंह साहब का, टी आर खोटे साहब का, पूजा कमल जी का, धनी प्रसाद जी का, सभी का धन्यवाद करता हूं। वॉइस ऑफ मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों से गुजारिश है कि वो ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर अपनी राय और प्रतिक्रिया दें। सभी का धन्यवाद। जय भीम, जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा।